तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी का हमारे अतीत से चैप्टर उठा रहे हैं और चैप्टर 1 हम देखेंगे कैसे, कब और कहाँ तारीखें किस प्रकार महत्वपूर्ण होती हैं, है ना। और क्या क्या तारीखों में घटा, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, तो ये चीज़ों का हम आज जो है स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। और हिस्ट्री देखिए, सब लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री बहुत उबाऊ है, उसमें डेट्स पे डेट याद करनी पड़ती है। लेकिन जब आप एक बार हिस्ट्री पढ़ने लग जाते हैं ना, तो बहुत वो इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, हमारे देश के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो देखिए जो है इतिहास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो बात करेंगे कि तारीखें जो है कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, एक वक्त था जब इतिहासकार जो है तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। और आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। क्या माना जाता था? तारीखों का पर्याय। और आपने भी ये कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बड़ी उबाऊ है भाई, बस तारीखें ही रटते चलो। मैं खुद कहती थी पहले, है ना। तो क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? मेरे हिसाब से अब नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास जो है अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरीके की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। इतिहास में लोगों ने क्या गलतियां की, तो इतिहास में जो लोगों ने गलतियां की, उनकी गलतियों को पढ़ के हम आगे गलती ना करें, इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। तो हम जो है अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में जो है की बात जो है वो करने लगते थे। हम ऐसे भी कहते हैं ना कि हम बचपन में ऐसा करते थे, अब हम ऐसे हो गए हैं, है ना। तो ऐसे ही इतिहास के बारे में भी होता है कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण भी आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय और कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये भी सवाल उठा होगा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। बहुत सारे सवाल उठते हैं, है ना, जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो रेलगाड़ी से आने वाले पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे? रेलगाड़ी से पहले जब रेलगाड़ी नहीं हुआ करती थी, रेलगाड़ी तो तब आई ना जब अंग्रेज़ों ने जो है रेलगाड़ी जो है स्टार्ट की। तो सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो देखिए, ब्राह्मण जो है ब्रिटानिया को, तो देखिए जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण आप देख पा रहे होंगे, ये नक्शा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये जो है आवरण है। और ये जो है रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। और भारत पर अंग्रेज की विजय के समर्थन, रेनेल के वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करने का बहुत महत्वपूर्ण जो है लगता है। और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्ण अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वो उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जो है आग्रह कर रहे हो। तो देख पा रहे होंगे आप ये चित्र, किस प्रकार भारतीय जो है वो सौंप रहे हैं और आग्रहपूर्ण जो है उनका विनम्र निवेदन किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए, ये सारे ऐतिहासिक सवाल जो है हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। अच्छा, मान लीजिए जैसे हम जो है पढ़ते हैं अपने इतिहास के बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में जानते हैं, महात्मा गांधी के जन्म, बर्थ, ये सब चीज़ें जानते हैं, कब कब उन्होंने मूवमेंट चलाया, तिलक जी के बारे में पढ़ते हैं, और जो है ये बक्सर का युद्ध, है ना, प्लासी का युद्ध, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें डेट से ही तो पता चलती है कि कब कब क्या क्या घटनाएं घटी। तो कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय से चलती आ रही है।
तो भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना नहीं शुरू कर दिया। ये एक जो है स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा था। और इस तरह प्रक्रियाओं में कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती कि जो है इस तारीख से चाय पीना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक प्रॉपर तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। और ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं और ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं और एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हो गए हों। तो अब बात करेंगे तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। तो इसके जुड़ाव की भी एक वजह है। देखिए, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। किसको इतिहास माना जाता था? युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को। तो यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। और इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ और किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, और कौन से साल जो है उसने कौन सी लड़ाई लड़ा, वह कब मरा, और जो है उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। तो इस तरीके की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बनाई जा सकती है और इस तरह से जो है इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। तो जैसा कि हमने पिछले 2 सालों के इतिहास की किताबों में अपने देखा होगा कि जो है अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पे भी ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर में कैसे और बाज़ार में किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज में किस तरह जो है बदलाव हुआ। तो अब बात करेंगे कौन सी तारीखें, ठीक है। तो देखिए, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, हम कैसे मान लेते हैं कि ये जो तारीख है ये महत्वपूर्ण है और ये हमें जो है पता होनी चाहिए। तो देखिए, हम जो तारीखें चुनते हैं और जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं या बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। और अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, तो अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, जैसे देखिए, भारत में ब्रिटिश इतिहासकार ने जो इतिहास लिखे उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इतिहास जो है प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। और अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेजली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग्स, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों ने कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। तो इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। तो ऐसे था मानो कि जो है इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। तो इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के जो है इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। तो क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के जो है इतिहास के चौखटे पर हम भारतीय समाज की विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों को किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए, ये कहते हैं कि जब हम इतिहास की कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। मतलब क्या कि एक अध्याय दूसरे अध्याय से कोरिलेट करे। इसका मकसद ये है कि कहानी को इस तरीके से सामने लाया जाए कि उसे जो है आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। समझ में आ गया? तो ये प्रक्रिया हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। तो जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधि जो है कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? तो ये बात जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब बात करेंगे कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं। ठीक है,
हम अवधि कैसे तय करते हैं? तो देखिए 1817 के में जो है स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री राजनीति जो है दर्शन के जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में, यानी कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। जेम्स मिल ने कौन सी बुक लिखी है? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा गया। तो कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के कोई तरीके में कोई समस्या दिखती है? तो देखिए इतिहास को जो है हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और ऐसा इसलिए जो है, इसलिए ये शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं, और ये समय अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वे हमें ये भी बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों में क्या महत्व है। तो मिल को लगता है कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। तो इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था, और यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। तो देखिए ये बात करेंगे गतिविधि, तो अपनी माँ और परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। दैट मीन्स ये है कि इतिहास के बारे में पता लगाएं। तो क्या किया मिल ने? तो मिल की राय में जो है ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जाया जा सकता था। तो इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक कि भी जो है सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना ये था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, और अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। तो क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं किया जा सकता। तो क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय किया जाने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। आप ध्यान रखेंगे कि देखिए जैसे दिल्ली सल्तनत आया, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह ये सब थे, इल्तुतमिश वगैरह, फिर मुगल काल आया, मुगलों का काल आया, है ना। मेरठ साम्राज्य भी आया, तो इसमें मेरठ का साम्राज्य आया। तो क्या इनके जो है एक समान धर्म थे? नहीं थे। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार जो है भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं, जो कि मुझे बहुत सही लगता है। तो इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं भाई? देखें तो इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई। तो पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास युग माना जाता है, और उसके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज आते थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। तो क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप किताबों में देखेंगे तो अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, और ना ही आर्थिक विकास और प्रगति के दौर थे। तो बहुत सारे इतिहासकार जो है इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो औपनिवेशिक जो है क्या होता है, अब इस बात को भी तो जान लें तभी तो समझ में आएगा कि औपनिवेशिक क्या होता है। तो देखिए जो है आप किताब में पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दरबार में जो है अपना शासन स्थापित किया, है ना। हम एक चैप्टर पढ़ते हैं यूरोपियों का भारत में आगमन। तो इसमें देखते हैं कि कैसे पुर्तगीज़ आए, अंग्रेज़ आए, डच आए, है ना, हमारे देश में शासन करने के लिए। तो आप ये भी देखेंगे कि उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पे नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। आप नील खेती के बारे में पढ़ा होगा, है ना।
तो इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जो ये अंग्रेज़ थे ये ज़बरदस्ती जो है ईसाई धर्म जो है मानने के लिए जो है जो है प्रेशर डालते थे कि आप ईसाई धर्म कबूल करिए, जो है तो आप ईसाई धर्म कबूल करेंगे तो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो लालच देकर जो है गरीब लोगों को ईसाई धर्म जो है कबूल करवाया जाता था। तो देखिए, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरीके की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह जो है इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए इस किताब को अतीत नाम दिया गया। ठीक है, समझ में आया अतीत नाम क्यों दिया। अब बात करेंगे कि हम किस तरीके से जानते हैं। तो देखिए, भारतीय इतिहास जो है पिछले जो है 250 साल के इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड जो है इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरीके से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। और इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति जो है वो पैदा हुई। कुछ चीज़ें अच्छी भी करके गए हैं अंग्रेज। तो अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा लिए और जो है तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। और जो है महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसे कि आर्काइव और संग्रहालय जैसे जो है संस्थान भी बनाए गए। तो 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप जो है आप भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों द्वारा जो है प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश, सुझाव देख सकते हैं। और 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की जो है सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी, जिसे आप आजकल फोटोकॉपी कहते हैं। तो उन्हें जो है खुशनवीसी के माहिर जो है लिखते थे। कौन लिखते थे? खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। तो खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। तो पूछा भी जाएगा एग्जाम में कि अतीत में जो है बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें जो लिखते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो उन्हें कहा जाता था खुशनवीसी या सुलेखनवीस। तो 19वीं सदी के मध्य जो है छपाई की तकनीक भी फैलने लगी। तो इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारियों की कार्रवाई जो है दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। अब बात करते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। तो देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरीके से शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। तो 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए और इन सर्वेक्षण में जो है धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु और स्थानीय इतिहासों या फिर फसलों का पता लगाया जाता था। तो अंग्रेजों की राय में किसी इलाके में शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। देखिए कितने इंटेलिजेंट थे अंग्रेज, तभी तो 150 साल हमारे देश में शासन किया उन लोगों ने। तो 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। देखिए जनगणना का जो है कॉन्सेप्ट भी अंग्रेजों से ही आया है। तो जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। और इसके अलावा जो है वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि वनों का सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण और कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो देख पा रहे हैं आप, ये जो है शरीफे का पौधा 1770 के दशक का तो जो है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां जो है वो इकट्ठी
की जाती थी। अब बात करेंगे अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। तो देखिए रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड जो है वो तो जो है ये सरकारी रिकॉर्ड है, और इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। तो देखिए इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोत की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है, क्योंकि वो जो है एक जगह पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जैसे जैसे जो है छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता की बहस होने लगी, नेताओं सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत जो है उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें हम ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब जो है वे किस तरीके के अनुभव से गुजर रहे थे। तो अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। जैसे आप इस किताब में बढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। तो देखिए इसमें सही गलत बताना है। पहला है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंड में बांट दिया। अब आप बताइए सही है कि गलत? तो ये सही है। दूसरा क्वेश्चन है, सरकारी दस्तावेजों से हमें समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। तो ये सही है कि गलत? तो ये तो गलत है ना। हमें सरकारी अफसरों के सोच के बारे में पता चलता था, आम जनता के बारे में थोड़ी ना पता चलता था सोच के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही है। अब जो है कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उनमें क्या समस्याएं हैं। तो देखिए जेम्स मिल ने जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें ये समस्याएं हैं कि देखिए इसका विभाजन जो है सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया है। सबसे पहली बात क्या हुई कि सांप्रदायिक, उसने जो है हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में बांटा है ना, तो ये सांप्रदायिकता ही तो हुई। दूसरा समस्या ये है कि ये काल का विभाजन जो है औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। तीसरी चीज़ ये समस्या थी कि इस काल का विभाजन का उद्देश्य जो है वो भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरीके से सुरक्षित रखा। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए, तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी जो है सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम जो है बनवाए। तीसरी बात ये कि जो है महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसी व्यवस्था भी करवाए। अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरीके से जो है वो अलग होगी। देखिए पुराने अखबारों में जानकारियाँ जो हैं वो पुराने अखबारों के इतिहासकार जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं या संवाददाताओं द्वारा जो है क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती थी, और इस तरीके से जो है अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि पुलिस रिपोर्ट जो है सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव और जांच अधिकारी के व्यक्तित्व पर जो है वो निर्भर करती है। तो चलिए यहीं समाप्त होता है मेरा ये वीडियो, और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।